दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में बादशाह अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घोड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। ये आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुंचे। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतरकर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच बादशाह की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। वह घोड़े की राश को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरीवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इस बेचने की गरज से बाजार में लाई हूँ। बादशाह उससे तलवार मांग उसे म्यान से निकालकर देखने लगे। वह एकदल खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी घार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है? तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों सानंद घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले। एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घोड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। ये आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुंचे। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतरकर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच बादशाह की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। वह घोड़े की राश को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरीवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इस बेचने की गरज से बाजार में लाई हूँ। बादशाह उससे तलवार मांग उसे म्यान से निकालकर देखने लगे। वह एकदल खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी घार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है? तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी।
बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों सानंद घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है, उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सुझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि वच्चा कर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पोछेर चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना लुया गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया।
अब आप ही बतलावे कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है। वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेशदास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेशदास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पढ़े व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेशदास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेशदास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेशदास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेशदास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेशदास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था।
उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सम्राट का कर्तव्य पृथ्वी पर भगवान की छाया के रूप में काम करते हुए अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। अकबर को अपनी निष्पक्षता पर गर्व था। आखिरकार वह शहंशाह था। दुनिया उसकी शरण में थी। एक दिन उसकी शाही अदालत में दो औरतें एक बच्चे के साथ आईं। वे दोनों फूट फूट कर रो रही थीं। पहली औरत ने कहा, जहांपना, यह बच्चा मेरा पुत्र है। मैं बहुत बीमार थी और इसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी सहेली के पास छोड़ दिया था। किंतु अब जब मैं ठीक हो गई हूं तो यह मुझे मेरा पुत्र देने से इनकार कर रही है। इस पर दूसरी औरत ने चीखकर अकबर से कहा, मेरे भगवान, यह झूठ बोल रही है। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूं। यह औरत इस तरह की कहानियां सुनाकर मेरे पुत्र को ले जाना चाहती है। अकबर यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि औरतों को कैसे न्याय दिलाया जाए। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अदालत में बुलाया। बीरबल ने एक के बाद एक दोनों औरतों की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर वह अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, दोनों ही औरतें इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही है, इसलिए हम इन दोनों को बच्चा दे देते हैं। बादशाह के साथ साथ अदालत ने भी बीरबल को आश्चर्य से देखा। बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके दो भाग करने को कहो। जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया तो वह जोर से चिल्लाई और बादशाह को पैरों पर गिर गई। उसने विनती की, दया मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रखने दो। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूं और उसे हानि पहुंचते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कराया और अकबर से बोला, महाराज, यही बच्चे की असली मां है। एक मां कुछ भी सहन कर सकती है, किंतु उसके बच्चे को कोई हानि पहुंचाए, यह वह सहन नहीं कर सकती। अदालत में मौजूद हर किसी ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने के लिए सुंदर उपहार दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था। लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था, उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं। मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहाँ से आया था या वह कहाँ रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए।
मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहां पनाह, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं, बीरबल ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहां से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। दोस्तों, बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के साथ अपना आपा खो देते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने बीरबल को शाही दरबार छोड़ने को और कभी वापस न लौटने को कहा। इससे बीरबल को बहुत दुख हुआ और एक रात उसने किसी को बताए बगैर शहर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वह बेचारे बीरबल पर कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए थे। इसलिए अकबर ने अपने दूत को पास के गांव और शहर में उसे देखने के लिए भेजा। लेकिन अफसोस, दूतों में से कोई भी बीरबल को खोज नहीं पाया। अकबर ने सोचा, बीरबल ने अपना वेश बदल लिया होगा, इसलिए दूत उसे खोजने में असफल हो रहे हैं। बीरबल को खोजने का कुछ और ही रास्ता होना चाहिए। अकबर ने सभी शहर के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया। निमंत्रण पत्र पढ़ने में बहुत अजीब था। मेरे राज्य का समुद्र शादी करना चाहता है। आपके राज्य की सभी नदियां आदर सहित आमंत्रित हैं। शादी अगले सप्ताह होनी है, इसलिए कृपया उन्हें शीघ्र भेजें। सभी राजाओं को जब यह निमंत्रण मिला तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उत्तर में क्या लिखें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे निमंत्रण का उत्तर नहीं देंगे और ऐसे नाटक करेंगे कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एक राजा का जवाब मिला। उसमें लिखा था, आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शादी के लिए अपनी नदियों को खुशी खुशी भेजना चाहते हैं, परंतु हमारी नदियों ने अनुरोध किया है कि समुद्र को उन्हें लेने के लिए आधे रास्ते आना होगा। यहाँ जवाब पढ़कर अकबर बाबूत देर तक बहुत जोर से हंसने लगे। फिर वह बीरबल को वापस आने का अनुरोध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ उस राजा के शहर गए। अकबर ने सही अनुमान लगाया था। दरअसल बीरबल उसी राजा के साथ रह रहा था जिसने जवाब भेजा था। अकबर जब बीरबल से मिले तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं आपको चोटें पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं। कृपया दरबार में लौट आइए। बीरबल भी यह देखकर बहुत खुश था कि बादशाह उसे लेने खुद आए हैं। उसने राजा को एक बड़ी विदाई देकर अकबर के साथ शहर छोड़ दिया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रमाना, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थयात्रा पर चली गई। एक महीने बाद महिला वापस लौटी।
तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दृष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह लाकर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ, मेरे मालिका पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहां पनाह, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीजों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया।
द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेशदास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेशदास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पर्दे व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेशदास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेशदास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेशदास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा, उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेशदास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेशदास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है, मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो ताकि मैं मजबूर होकर आओना थैला तुम्हें दे दूँ। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा।
फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, भेले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ही डर लगता है तो यह बैंक आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया। दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के अच्छे पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया।
कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।